चैप्टर 6 देख रहे हैं, वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स मतलब एक ऐसा फोर्स जो वेरी करेगा, यानी कि फोर्स मान लीजिए कभी 2 न्यूटन है, कभी 4 न्यूटन है, इस तरीके से वेरी कर रहा है। क्योंकि कांस्टेंट फोर्स मिलना बहुत मुश्किल है, रेयर है। नॉर्मली हम जब भी बात करेंगे तो वेरिएबल फोर्स उसमें आएगा। तो ये एक प्लॉट है इस वेरिएबल फोर्स का। अब देखिएगा इसमें ये जरा सा एक डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा एक्स, ये छोटा सा है। और हम अगर एफ एक्स लेना चाहें इस दरमियान, मतलब इस डेल्टा एक्स में जो भी फोर्स लगता है उसको हम कांस्टेंट मान सकते हैं। यानी बहुत अंतराल में, जैसे आपने कहा 3 मिनट के लिए लिया तो फिर थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन 3 माइक्रो सेकंड के लिए लिया तो थोड़ा छोटा हो जाएगा। उसी की बात हो रही है यहाँ पे। तो वर्क डन कैसे निकलेगा? डेल्टा डब्ल्यू लेंगे, क्योंकि वो बहुत छोटे दरमियान के बारे में बात कर रहे हैं हम, बहुत छोटे इंटरवल के बारे में बात कर रहे हैं। तो एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स, यानी कि अगर हम इससे कहें ये एफ एक्स है और ये आपका एक्स डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट का, ये एफ एक्स है, फोर्स है। तो इस तरीके से अगर हम एक छोटा पार्ट ले और इसको हम कहें कि ये डेल्टा एक्स है यहाँ से यहाँ तक, और ये एफ एक्स है इसके लिए, तो एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स आपका डेल्टा डब्ल्यू, यानी कि आपका वर्क डन आ जाएगा। अब जैसे हम इन छोटे छोटे ट्राइंगल्स रेक्टेंगल्स को ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि पूरा हम यहां से यहां तक जो एरिया निकलेगा, इतना पूरा जो एरिया निकलेगा, ये आपका टोटल वर्क डन आएगा। यानी कि हम पहले ये स्ट्रिप लेंगे, फिर ये स्ट्रिप लेंगे, तो सिग्मा यहां लगाया हुआ है। सिग्मा का मतलब ये है एक्स इनिशियल जहां से शुरुआत हुई, एक्स फाइनल जहां पर हमने खत्म हुआ, मतलब फोर्स जब जहां खत्म हुआ। तो एक्स आई से लेकर एक्स एफ तक जितनी भी स्ट्रिप्स हैं एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स, एक हर एक एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स है, दूसरी भी एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स है, सबको जोड़ दिया हमने। तो ये समेशन है सिग्मा, मतलब ये सबको जोड़ने के लिए किया है। अब यदि डिस्प्लेसमेंट हम ये कहें कि भाई डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए, हमने बहुत छोटा लिया ना, 3 माइक्रो सेकंड लिया, हो सकता है हम 0 माइक्रो सेकंड की बात करें, लेकिन 0 तो हम कर नहीं सकते कि जैसे 0 करेंगे डिस्प्लेसमेंट 0 करेंगे तो हमारा वर्क डन 0 हो जाएगा, क्योंकि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ये वर्क होता है, 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसके लिमिट लगा देंगे कि डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, 0 नहीं हो रहा है, 0 के करीब है, बिल्कुल 0 के करीब है। ओके, तो यहां पर हमको फिर अगर हम कहते हैं लिमिट एक्स डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, मतलब इस डेल्टा एक्स को हम बहुत छोटा कर दें, 0 ना बनाएं, लेकिन बहुत करीब पहुंचा दें इसको, तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? हम जानते हैं जब ये लिमिट लग जाती है सिग्मा के साथ तो ये इंटीग्रेशन हो जाता है। तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं एक्स आई से लेकर एक्स एफ तक, एफ एक्स डी एक्स, यानी इन सब का जोड़। अभी इन स्ट्रिप को हमने बहुत छोटा कर दिया है, इतना छोटा कि पूछे मत, इतना कर दिया, बस इतना इतना इतने इतने भाग में डिवाइड कर दिया, बहुत छोटा। तो जो लिमिट है वो आपका सम कर रही है एक्स आई से लेकर एक्स एफ तक, डेल्टा एक्स, ये डेल्टा एक्स बहुत छोटा है तो डी एक्स हो गया ये। तो अगर वेरिंग फोर्स है, फोर्स वेरी कर रहा है, तो वर्क डन अगर हम दिखाना चाहें तो उसके लिए हम एक डेफिनेट इंटीग्रल लेंगे एक्स आई से लेकर एक्स एफ तक, और ये dx आपका dx डिस्प्लेसमेंट, इसके रिस्पेक्ट में हम इसको fx को इंटीग्रेट करेंगे। ये जो आप शेडेड पोर्शन देख रहे हैं ये टोटल है जब हम लिमिट लगा दे रहे हैं डेल्टा x टेंड्स टू 0, और जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं xi से लेकर xf तक, तो ये जो पूरा का पूरा आपको ग्रे एरिया दिख रहा है, यही एरिया इसका वर्क डन है। एक महिला है जो पुश कर रही है ट्रंक को, ये ट्रंक है एक रेलवे प्लेटफॉर्म पे, अब उसका है रफ सरफेस। अब वो फोर्स लगाती है 100 न्यूटन, और फोर्स लगाती है 100 न्यूटन, तो 0 से लेकर 10 मीटर तक वो पहुंचता है। अब वो थक जाती है थोड़ी सी, और इनका फोर्स अब लगता है 50 न्यूटन, क्योंकि थक गई है तो 100 न्यूटन नहीं लगा पाएंगी, अब 50 न्यूटन लगाती है। अब इससे वो इसको और 10 मीटर पहुंचा देती है, यानी कि 20 मीटर तक ये चले जाती है। आपको प्लॉट करना है जो फोर्स इन्होंने अप्लाई किया महिला ने, और जो फ्रिक्शनल फोर्स है जो कि 50 न्यूटन है, और आपको वर्क डन भी बताना है दोनों फोर्सेस पे, चाहे यहां की बात करें चाहे यहां की बात करें। तो इसका फिगर बहुत ध्यान से देखिए। शुरुआत हुई है यहां 0 से लेकर ये 20 तक पहुंचाया इन्होंने, 0 से 10 तक ये इन्होंने फोर्स लगाया कितना, करीबन 100 न्यूटन। उसके बाद जब ये 0 से लेकर 20 तक गई है तो इन्होंने कहा कि प्रोग्रेसिवली ये 50 न्यूटन लगा पाई, तो ये 50 न्यूटन यहां पर है, इसके हिसाब से इसको ज्वाइन किया और ये लाइन हमने ज्वाइन कर दी, तो 50 न्यूटन लगाया इन्होंने। तो ये प्लॉट है फोर्स का F जो अप्लाई किया गया महिला द्वारा। अपोजिंग फोर्स यहाँ पर ये फ्रिक्शन लग रहा है, देखिए ये अपोजिंग फ्रिक्शन है, और ये करीबन इतना लग रहा है, ये अभी हम
जो भी फोर्स आप लगा रहे हैं उसके अगेंस्ट लगता है, राइट? जो भी फोर्स आप महिला पुश कर रही है तो किसके अगेंस्ट पुश कर रही है? फ्रिक्शन के अगेंस्ट पुश कर रही है। यहां पर x यहां से यहां तक 20 है, फोर्स जो है 50 न्यूटन लगा रही है ये। अब फ्रिक्शन फोर्स आपको दिया गया है 50 न्यूटन, वही हमने यहां पर लिखा -50। -50 क्यों आएगा? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, तो फ्रिक्शन फोर्स है आपका 50 ये। अब इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, यानी कि इसका मॉड्यूलस लेंगे तो 50 न्यूटन आएगा। ये अपोजिंग फोर्स है, जो डायरेक्शन फोर्स का लग रहा है उसके अपोजिट लग रहा है। अब वर्क डन कितना हुआ? वर्क डन जैसे मैंने बताया ये इसका एरिया होता है। इस एरिया का अगर हमने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाया तो उसका एरिया होता है जो भी शेडेड रीजन होगा। तो इसमें पहली चीज तो ये है कि हमारे पास यहां से यहां तक तो इन्होंने कांस्टेंट फोर्स लगाया, तो एक रेक्टेंगल हो गया। उसके बाद यहां पर क्योंकि फोर्स कम होता गया उनका, तो ये ट्रेपीजियम बन गया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, इसका और इस पार्ट का एरिया। अब ये 100 है, ये 10 है, 100 × 10 तो इसका एरिया हो गया। और जो ट्रेपीजियम का एरिया कितना होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो ये 10, ये कितना है? ये है 100 और ये 50, तो 100 और 50 को ऐड कर दिया, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है? यहां से यहां तक 10, तो ये इधर आ गया। दोनों को जोड़ दिया, 1750 जूल आ गया आपका। तो जो वर्क डन है फ्रिक्शनल फोर्स द्वारा, वो क्या होगा? वो पूरा का पूरा ए जी, ये यहां से यहां तक AGHI, क्योंकि इस दूरी तक इसने काम किया है पूरा 20 तक, और -50 या कि 50 न्यूटन, -50 न्यूटन इसकी मैग्नीट्यूड है। तो ये जो एरिया होगा, ये वाला नीचे वाला, ये फ्रिक्शन फोर्स द्वारा जो जोर लगाया गया है रोकने के लिए, तो -50 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1000 जूल आ जाएगा। नेगेटिव आपको बता रहा है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। द वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ वेरिएबल फोर्स। अब हम थोड़ा सा जान चुके हैं वर्क काइनेटिक एनर्जी, और कैसे हम इसको वर्क एनर्जी थ्योरम पे लगाएंगे किसी वेरिएबल फोर्स जो फोर्स वेरी कर रहा है, कांस्टेंट नहीं है। तो हम एक डायमेंशन की बात करते हैं, जो टाइम रेट है, जो या कहें कि जो काइनेटिक एनर्जी का रेट टाइम का के हिसाब से चेंज है। काइनेटिक एनर्जी वर्च्यू ऑफ मोशन के कारण होती है, मूवमेंट के कारण होती है। उसका अगर रेट ऑफ चेंज निकालें, यानी कि मैं k कहूं और उसका dk/dt निकालूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ mv² होता है, इसका भी d/dt करना होगा। अब देखिए आप, ये m को तो बाहर ले लीजिए, कांस्टेंट है, तो dv/dt आ जाएगा और उसके बाद v आ जाएगा। तो ये जो चीज है, इसमें अगर न्यूटन लॉ की बात करें हम, तो ये dv/dt होता है एक्सीलरेशन, ये है मास इंटू एक्सीलरेशन हो गया फोर्स, ये v आ गया। इसका इंटीग्रेशन करने के बाद, डिफरेंशिएशन करने के बाद, v क्या होता है? dx/dt, v dx/dt है, और ये dk/dt तो चला ही आ रहा है, dt हटा दीजिए, dk हो गया f/dx। अगर आप xi से लेकर xf तक, इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन तक इसका इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, तो इसका kt से लेकर kf करेंगे, k का, और f/dx है तो xi से लेकर xf तक। अब ये तो सीधा kf - ki आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन मतलब f बाहर आएगा, और ये x का इंटीग्रेशन, dx का इंटीग्रेशन x ही होता है, तो xf - xi। अब क्योंकि हमारे पास जो पहले डिस्कशन था उसमें आप देख रहे हैं kf - ki क्या है, ये चीज क्या होती है, इसको करने की जरूरत नहीं है। इंटीग्रेशन xi to xf f/dx, यही वर्क डन होता है, ये हम सीख चुके हैं, तो इसकी जगह हम सीधा वर्क डन लिख देंगे। तो जो वर्क एनर्जी थ्योरम है, इसको हमने वर्क एनर्जी थ्योरम, ये वेरिएबल फोर्स के लिए निकल के आया है। और क्योंकि ये वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत प्रॉब्लम जो आती है रियल लाइफ में उसके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन इसमें जो सेकंड लॉ है, इसकी डायनेमिकल इंफॉर्मेशन वो नहीं आती। ओके, तो न्यूटन सेकंड लॉ एक रिलेशन है मास एक्सेलरेशन और फोर्स के बीच में किसी भी टाइम पे। जो वर्क एनर्जी थ्योरम है, इसमें आप पूरे समय के लिए यहां से यहां तक जो भी समय है उसमें पूरी की पूरी तरीके से आप वैल्यू निकालते हैं। इसका मतलब आप टाइम या टेम्पोरल इंफॉर्मेशन लेते हैं, टाइम का इंफॉर्मेशन लेते हैं न्यूटन सेकंड लॉ में, और ये इंटीग्रेट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, क्योंकि आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, यहां पर इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। और एक और ऑब्जर्वेशन इसमें देखिएगा कि जो न्यूटन का सेकंड लॉ है 2 और 3 डायमेंशन के लिए,
वो वेक्टर फॉर्म में होता है, जबकि वर्क एनर्जी थ्योरम की जो बात कर रहे हैं वो आपका स्केलर फॉर्म में होता है। स्केलर फॉर्म में होता है, यानी कि इसकी कोई मैग्नीट्यूड नहीं निकल के आएगा। तो जो स्केलर फॉर्म, इनका जो इंफॉर्मेशन है खासतौर पे डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में न्यूटन सेकंड लॉ में वो प्रेजेंट नहीं है, अवेलेबल नहीं है। एक ब्लॉक है जिसका मास है 1 kg, ये मूव कर रहा है एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, उसकी स्पीड दी हुई है इनिशियल 2 मीटर पर सेकेंड। अब ये रफ पैच पे आता है 0.1 से लेकर 2.01 तक। अब एक रिटार्डिंग फोर्स है उस ब्लॉक पे लग रहा है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है x के डिस्टेंस के, मतलब जिस भी डिस्टेंस पे चल रहा है इस रेंज के लिए। इसमें इन्होंने दिया भी हुआ है Fr इज इक्वल टू -k/x। अब ये काम कर रहा है 0.1 से लेकर 2.01 के दरमियान। और अगर आप बात करें 0.1 के पहले, तब ये आएगा 0, और अगर 2.01 के बाद बात करें तो ये भी आएगा 0। k दिया हुआ है 0.5 जूल। आपको बताना है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, स्पीड, ये इनिशियल दिया तो फाइनल वेलोसिटी बतानी है इस ब्लॉक की जब इस पैच को ये क्रॉस कर लेगा। अब हमारे पास ऑलरेडी एक इक्वेशन है kf माइनस ki हमने किया था। दिस वाज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, मैं इस तरीके से बता दूं, kf माइनस ki वाज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ xi टू xf f dx। ये आया था ना। इस f को बहुत ध्यान से देखिए, इस f को बाकायदा -k/x दिया हुआ है, तो इस f की जगह -k/x लिखेंगे। ki को हम इधर ले आए, kf माइनस ki था ना, तो इसको हम इधर ले आए। अब क्योंकि ये ki क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, तो हाफ mvi² कर दिया। इस k को हम बाहर ले लें, माइनस साइन लगा दें। 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, और ये क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है तो इसकी लिमिट लगाएंगे 0.1 2.01, तो ये log हो जाएगा 2.01/0.1। आपको log वगैरह आना चाहिए, इंटीग्रेशन आना चाहिए, तभी आप ये कर पाएंगे, समझ पाएंगे। अब इसकी वैल्यू निकल के आएगी, इसको वैल्यू निकालेंगे, vf आपका फाइनल वैल्यू आ गई है ना। ये तो आपका जूल आया, मतलब बेसिकली kf ये आ गया। अब 0.5 को हम इक्वेट करेंगे हाफ mvf² से, फिर 2 को ऊपर ले जाएंगे, मास को नीचे ले जाएंगे, vf निकालना है तो अंडर रूट कर देंगे। वही यहाँ काम हुआ है, vf इज इक्वल टू √2kf है, वो इस रिलेशन से आया है, वो 1 मीटर पर सेकेंड आएगा। जो ln आप देख पा रहे हैं, ये सिंबल है नेचुरल लॉगरिथम के लिए। अगर आप देखें कि अगर log लिखा है कहीं, तो इसका मतलब ये ln का मतलब बेस e है, 10 नहीं है। ln का मतलब बेस e है, ध्यान रखिएगा। log, इसका मतलब log e होता है, और अगर 10 से कन्वर्ट करना चाहें तो 2.303 log e का रिलेशन होता है log 10 से, 2.303 आगे लगाना पड़ता है। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट के कारण होती है। कोई बॉडी मूव कर रही है तो हम कहेंगे उसमें काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू वर्च्यू ऑफ मोशन। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल का मतलब, अरे भाई तुम में बहुत पोटेंशियल है, तुम बहुत आगे बढ़ोगे, यानी कि आप में कैपेसिटी अच्छी है, पॉसिबिलिटी अच्छी है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है, इसका मतलब है कि एनर्जी जो स्टोर्ड है, आप जैसे आपसे कहा जाए ये आप में बहुत पोटेंशियल है, मतलब आप में कुछ है, कुछ दम है जो आप आगे यूज कर सकते हैं। जैसे कोई गायक आया, बहुत अच्छा गाया उसने, अरे आप में पोटेंशियल है, आप बहुत बड़े सिंगर बनोगे। जैसे आप एक तीरंदाजी की बात करें, तो जब आप तीर को खींचते हैं कमान में डाल के, तो उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी होती है, क्योंकि अभी तक आपने इसको छोड़ा नहीं है, लेकिन उसमें एनर्जी आ गई है। जैसे ही आप उसको रिलीज करते हैं, आप देखते हैं कि जो एरो है, तीर है, बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है। अर्थ क्रस्ट तो हमारा यूनिफॉर्म नहीं है। अगर हम देखें अर्थ को तो इस तरीके से बना देते हैं, लेकिन वो ऐसा है नहीं, वो इस तरीके से है, यूनिफॉर्म नहीं है, उसमें डिसकंटिन्यूटीज है, डिसलोकेशंस है, जिसे हम फॉल्ट लाइन कहते हैं। तो जो फॉल्ट लाइन है हमारे अर्थ का क्रस्ट में, वो एक कंप्रेस स्प्रिंग की तरह आप सोचिए, उनके पास बहुत जबरदस्त पोटेंशियल एनर्जी होती है। आप देखिए, जैसे कोई अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, तो ये फॉल्ट लाइन आपस में एडजस्ट होती है, और जो ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये स्टोर्ड एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी, कोई अगर स्टैटिक भी खड़ा हुआ है, उसमें क्या एनर्जी है, उसे हम इसकी संज्ञा देते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। लेकिन जैसे ही उसको रिलीज करेंगे, इस बॉडी को आप मूवमेंट में डाल देंगे, तो काइनेटिक एनर्जी बन जाती है।
थोड़ा और इसको समझते हैं। जो ग्रेविटेशन फोर्स है, एक बॉल है जिसका मास m है। इसमें ग्रेविटेशनल एनर्जी क्या है? mg। अब g क्या है इसमें? ये कांस्टेंट है अगर अर्थ के पास सोचें तो। अर्थ के पास का मतलब क्या है कि हम हाइट को बहुत नेग्लिजिबल मान रहे हैं, बहुत छोटा है, क्योंकि अर्थ का रेडियस ही देख लीजिए, बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा है। कितना? 6400 किलोमीटर है। तो हम इग्नोर कर सकते हैं जो वेरिएशन है ग्रेविटी का अर्थ के अराउंड। हम कहते हैं कि 1 किलोमीटर से गिराएं चाहे 500 मीटर से गिराएं, हमारी ग्रेविटी सेम ही रहेगी। यानी हमने देखा क्या कि जो अपवर्ड डायरेक्शन है इसको हमने पॉजिटिव लिया। अब थोड़ा सा बॉल को एक काम करते हैं, यहां से बॉल को उठाते हैं किसी हाइट पे, और जो वर्क डन है इस एक्सटर्नल एजेंसी, जो ग्रेविटेशनल के फोर्स अगेंस्ट काम कर रहा है, वो क्या है? वो है mgh। कैसे? mg तो इसका वेट है या फोर्स है, हाइट h है इसकी, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो वर्क डन होगा। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स है mg जो ग्रेविटेशनल पुल है, इंटू h, तो mgh हो जाएगा। तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इस हाइट h के कारण हो रही है, इसको हम कह सकते हैं कि भाई हमारे पास ये VH है, और ये नेगेटिव है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके अगेंस्ट, क्योंकि आपने इसको ऊपर उठाया है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट काम किया है, तो VH को हम कह सकते हैं mgh के बराबर है। अगर h को हम वेरिएबल ले तो हम देखेंगे कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो किसके बराबर होगा? इस VH के डेरिवेटिव के अगेंस्ट या नेगेटिव होगा। h के अगर रिस्पेक्ट में आप देखें, कहने का मतलब ये है कि आप कह रहे हैं कि ये फोर्स क्या होता है? फोर्स इज सिंपली d बाय डेरिवेटिव ऑफ द वर्क डन। ये अगर इंटीग्रल है तो ये डेरिवेटिव होगा, क्योंकि एनर्जी कैसे निकालते हैं? इंटीग्रेशन f इंटू dx। तो अगर हमको फोर्स निकालना है तो हम डेरिवेटिव ऑफ VH एनर्जी का निकालेंगे, तो d बाई dh कर दीजिए इसका। अब mgh है, mgh का डेरिवेटिव करेंगे d बाई dh, तो ये हट जाएगा, केवल माइनस mg बचेगा। तो ये जो माइनस mg में आपको माइनस मिल रहा है, ये बता रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अब जब आप बॉल को छोड़ेंगे, इस बॉल को छोड़ेंगे डाउनवर्ड, तो ये कहाँ आ जाएगी? ये इस तरफ आएगी और इसकी स्पीड भी इंक्रीज होगी। जैसे ये ग्राउंड को हिट करेगी या ग्राउंड की तरफ लगेगी, तो आप इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? v स्क्वायर इक्वल टू 2gh। क्यों? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो v स्क्वायर इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन यहाँ पर ग्रेविटी है, हम हाइट h ले रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो v स्क्वायर इक्वल टू 2gh हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो mgh है वही हाफ mv स्क्वायर के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर ये रेस्ट पे था, नीचे आके ये हाफ mv स्क्वायर की एनर्जी से टकराया, तो हाफ mv स्क्वायर mgh के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये बता रहा है कि जो ग्रेविटेशनल पुल है किसी ऑब्जेक्ट जो भी h पे रखा हुआ है इस जगह पे, जब ऑब्जेक्ट को रिलीज किया तो उसमें एक एनर्जी पैदा होती है, काइनेटिक एनर्जी, जो कि उसके मूवमेंट के कारण होती है, मोशन के कारण होती है जब वो ग्राउंड पे पहुंचता है। फिजिकली देखा जाए तो जो पोटेंशियल एनर्जी का नोशन है या इसके बारे में जो बात है, वो वहीं पे आता है, उन फोर्सेस पे आता है जहां पर आप काम कर रहे हैं किसी के अगेंस्ट, और वो एनर्जी स्टोर हो जाती है। फोर्स जब आप काम कर रहे हैं किसी चीज के अगेंस्ट, तो वो एनर्जी स्टोर हो जाती है। जब बाहर के जो कंस्टेंट, एक्सटर्नल कंस्टेंट्स को हम हटा दें, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। जब आप इसको पकड़ के रखा हुआ है, बॉल को छोड़ नहीं रहे, तो इसमें भी mgh है, लेकिन जैसे ही आपने इसको छोड़ दिया इसमें mgh आ गई, क्योंकि mgh की हाफ mv स्क्वायर चेंज हो गई, क्योंकि अभी आपने इसको छोड़ दिया है। तो मैथमेटिकली जो पोटेंशियल एनर्जी है Vx, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? Fx अगर हमारे पास फोर्स है तो Fx होता है माइनस dv बाई dx। इसका मतलब आप xi से लेकर xf तक जब dx का इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये dv बाई dx, इसका इंटीग्रेशन, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो dx हट जाएगा, डिफरेंशियल और इंटीग्रल कट जाता है आपस में, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो केवल dv बचेगा, और मतलब v बचेगा। इंटीग्रेशन जब हट जाएगा तो ये dv की जगह v बचेगा, और i और f है तो vi माइनस vf, तो vi माइनस vf हो जाएगा इंटीग्रेशन बराबर xi टू xf fx dx का। तो जो काम किया गया है
कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा, जो कंजर्वेशन के कारण आया है, वो जैसे ग्रेविटी है, वो इस पे भी डिपेंड करती है कि इनिशियल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन क्या है। ओके, अब हमने इंक्लाइंड प्लेन से डिक्लाइंड प्लेन के बारे में पहले देखा था। यदि एक ऑब्जेक्ट को आपने रेस्ट से या आराम से रिलीज किया, जो अभी आराम कर रहा है, इस तरीके से यहां पर अगर छोड़ा तो वो इस तरीके से मूव करता है, तो जब वो नीचे पहुंचेगा तो उसकी स्पीड हो जाती है कुछ 2gh, एंगल कुछ भी हो, लेकिन वो यहां से मूव करता है, नीचे आता है। ये हम देख चुके हैं कैसे आया था। तो जो नीचे पहुंचता है इंक्लाइंड प्लेन में, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो mgh से ही निकल के आती है, क्योंकि उसमें जो एनर्जी स्टोर थी वही कन्वर्ट हो रही है आपके mgh में। ठीक है, तो जो वर्क डन है या काइनेटिक एनर्जी कह ले, वो बाकी चीजों पे भी डिपेंड करती है, जैसे वेलोसिटी है या किस पाथ पे आप उसको ले जा रहे हैं। ओके, इसीलिए जो फोर्स है इसको हम नॉन कंजर्वेटिव कहते हैं, क्योंकि बाकी चीजों पे भी डिपेंडेंट है। जो डायमेंशन है पोटेंशियल एनर्जी का, वो ml²T-2 है, यूनिट उसकी भी जूल है, बिल्कुल सेम वही है जो काइनेटिक एनर्जी की या वर्क की है। फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज है किसी कंजर्वेटिव फोर्स डेल्टा V, वो बराबर है आपके वर्क डन के नेगेटिव में, जो फोर्स के अगेंस्ट काम हो रहा है। जो बॉल आपकी गिर रही है, हमने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी यहां से लेकर जब ये रेस्ट पे था, यहां से यहां तक जब आया तो काइनेटिक एनर्जी हो गया। इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई कंजर्वेशन चल रहा है। ओके, द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। पहले शुरुआत करते हैं, इस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए इसको वन डायमेंशन से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो डेल्टा एक्स का उसको डिस्प्लेसमेंट होता है, उसका एक फोर्स उस पर लग रहा है F। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से हमको मिला डेल्टा के, जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, वो फोर्स इस डेल्टा एक्स के लिए जो लग रहा है। यदि ये फोर्स कंजर्वेटिव होता तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फंक्शन है Vx, वो भी किसके बराबर होता, उसको हम Vx कहते हैं, Fx dx के बराबर ही है। अब क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी जो आती है वो किसी ना किसी चीज के अगेंस्ट जब काम कर रही होती है तब आती है, इसलिए हम नेगेटिव साइन हम ले रहे हैं। इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो हम देखते हैं कि डेल्टा के इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी। इसको इधर ले जाइए तो डेल्टा के प्लस डेल्टा वी 0 हो गया, डेल्टा बाहर ले लीजिए, के प्लस वी इक्वल टू 0 हो गया। और के और प्लस वी क्या है, काइनेटिक एनर्जी, और ये पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो आपको दिख रहा है कि ये कांस्टेंट है। तो किसी भी पाथ एक्स आई से लेकर एक्स एफ तक जाए, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और पोटेंशियल एनर्जी जो इनिशियल है वो बराबर होगी जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल है और पोटेंशियल एनर्जी जो फाइनल है। ओके, ये जो आप देख पा रहे हैं इसको हम कहते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी। ये भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, यानी आप इंडिविजुअली काइनेटिक एनर्जी और इस mghi कहें कि आपका पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ रहे हैं। हर एक पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो सकती है, वेरी कर सकती है, और वेरिएट इसलिए करेगी, कहीं ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, कहीं कम पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, लेकिन जब हम उनको जोड़ेंगे हम देखेंगे कि वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। इसी को हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो जो k प्लस वी है, जो सम किया हमने पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का, वो हमारा बराबर हो गया, यानी xi से f तक हम जानते हैं कि दोनों चीजें सेम होगी। अब कुछ हम डेफिनेशन लेते हैं इस कंजर्वेटिव फोर्स की। जो फोर्स है Fx, ये कंजर्वेटिव है यदि इसको हम निकाल सके, डिराइव कर सके किसी स्केलर क्वांटिटी Vx, जो हमने अभी रिलेशन देखा उससे। तो जो 3 डायमेंशनल जनरलाइजेशन है, यहां पर आपको थोड़ा सा वेक्टर डेरिवेटिव लाना पड़ेगा, जो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जो वर्क डन है, काम किया गया कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा, वो एंड पॉइंट पे डिपेंड करेगा, शुरुआत और एंड। यानी कि अगर आप बात करें वर्क डन की, तो kf माइनस ki है, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस। या आप इनको देखें, फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी है और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, इसका मतलब ये एंड पॉइंट पे डिपेंड कर रही है।
एक और डेफिनेशन ये बताता है कि जो काम हो रहा है, वर्क डन हो रहा है इस फोर्स द्वारा, अगर हम क्लोज पाथ ले लें तो ये जीरो होगा, राइट? क्योंकि xi और xf बराबर है, xi माइनस xf जीरो होगा, जहां मतलब xi माइनस xf जीरो हो गया, वहां पर तो आपकी एनर्जी जीरो हो जाएगी। यानी कि जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, इसको अगर हम समझाना चाहें तो जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है यानी कि TME, ये कंजर्व रहेगी यदि फोर्सेस जो काम कर रहे हैं वो कंजर्वेटिव हो। टोटल मैकेनिकल एनर्जी आपकी कंजर्वेटिव रहेगी। तो जो डिस्कशन हमने किया, थोड़ा सा और इसको कॉन्क्रीट बनाएंगे। यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का एक बार फिर, और एक स्प्रिंग फोर्स है, वो हम अगले में डिस्कस करेंगे। इसको बहुत ध्यान से देखिए। ये आपको बता रहा है कि एक बॉल है जिसका मास m है, उसको हमने ड्रॉप किया किसी क्लिफ से, किसी छोटी पहाड़ी से, जिसकी हाइट h है, यहां से यहां तक ड्रॉप किया। तो यहां कंजर्वेशन हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी का, या कन्वर्जन हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी में, जब आपने यहां से यहां ड्रॉप किया और यहां से यहां पहुंची। तो जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, चाहे आप इसको इस जगह पे लें, इस जगह पे लें या इस जगह पे लें, तो तीनों ही जगह पे आप कह रहे हैं कि जो तीनों पोजीशन पे हाइट, एक जगह जीरो हाइट है, एक बार h हाइट है, एक बार कैपिटल H हाइट है। तो ये h पे क्या होगा, क्योंकि जब सबसे ऊपर वाले हाइट पे होंगे तो यहाँ पर ये मूवमेंट नहीं है, अभी ये रेस्ट पे है। तो अगर आप हाफ mv² भी जोड़ते हैं तो वेलोसिटी जीरो है, तो ये जीरो हो जाएगा, यानी कि इसके पास केवल mgh है। जीरो पे आ जाए तो यहाँ पर हाइट जीरो हो गई, तो अगर मैं इसके साथ mgh भी जोड़ता हूँ, हाइट जीरो है, तो ये जीरो, ये हट जाएगा, केवल यही आएगा। लेकिन जब यहां से लेकर यहां की बात करें, इस जगह तो mgh है, नीचे की तरफ इसके पास केवल हाफ mv² है, इन बिटवीन इसके पास mgh भी होगा, हाफ mv² भी होगा, लेकिन vh होगा, मतलब इस जगह पे जो वेलोसिटी होगी, और ये जो h होगा यहां से यहां तक, ये h होगा। ध्यान रखिएगा, ये स्मॉल h है, ये vh है, इस जगह पे जो वेलोसिटी होगी और इस जगह पे जो हाइट होगी। तो जो कांस्टेंट फोर्स है, ये एक बड़ा स्पेशल केस है, जो fx का स्पेशल केस है, क्योंकि fx तो हमने जनरलाइज किया था। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है, EH और E0, मतलब जो यहां पर EH रहेगी, यहां E0 रहेगी, ये बराबर होगी, या आप ये कहें कि mgh और हाफ mv² बराबर होगा फाइनल vf फाइनल। तो हाफ mvf जो यहां नीचे पहुंच के जब यहां से यहां तक ये पहुंच जाएगा, और यहां vf फाइनल होगी, ये और दोनों बराबर होंगे। vf निकालना है आपको, तो इसका अंडर रूट कर दीजिए, 2 और mm तो कट जाएगा, तो अंडर रूट 2gh आएगा। यही आपकी फाइनल वेलोसिटी होगी फ्रीली फॉलिंग बॉडी की, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और दूसरी चीज ये है कि जो एनर्जी होगी EH पे, और जो एनर्जी होगी यहाँ पर E स्मॉल h पे, E कैपिटल H और E स्मॉल h पे, वो भी बराबर होगी। तो इन दोनों को अगर हम इक्वेट करें, इन दोनों को, तब भी हमें एक इक्वेशन मिलेगी VH² की, मतलब इसकी, जो कि हमारी आएगी 2gh माइनस h, कैपिटल H माइनस h। किसी हाइट h पे, किसी भी हाइट h पे प्योरली पोटेंशियल होती है, क्योंकि उसमें मूवमेंट नहीं हो रहा होता है। फिर ऐसे बताता हूं आपको, ये अर्थ है, ये बॉडी गिर रही है, इस जगह पे इसके पास केवल पोटेंशियल एनर्जी होगी, इस जगह पे केवल आपकी हाफ mv² यानी कि काइनेटिक एनर्जी होगी। यहां से बीच में गिरते समय हो सकता है यहां पर दोनों ही, इसे हम कहते हैं कि एनर्जी कंजर्व है, कंजर्वेशन हो रहा है मैकेनिकल एनर्जी का। और मैकेनिकल एनर्जी कुछ नहीं है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम है। एक बॉब है, यहां पर बॉब देख रहे हैं, जिसका मास m है, इसको सस्पेंड किया गया, यहां पर सस्पेंड किया गया, एक लाइट स्ट्रिंग है, लाइट स्ट्रिंग जिसकी लेंथ l दी हुई है। अब इसमें एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी गई v0, ये दी गई है, लोएस्ट पॉइंट इसका यहां पर है a पे। अब इस तरीके से इसको इतने फोर्स या इतनी आपका वेलोसिटी दी गई कि ये यहां से यहां तक घूम जाता है, मतलब एक पूरा सेमी सर्कल ये पूरा कर लेता है वर्टिकल प्लेन में। और जैसे ही ऊपर जाएगा तो ये जो धागा है या रस्सी है, ये स्लैक हो जाएगा इसमें, है ना, स्लैक हो जाएगा। तो यहां पर आप देखिए, इस जगह पे आके ये रुका। अब आपको एक एक्सप्रेशन निकालना है v0 के लिए, जो स्पीड होगी पॉइंट B और C पे क्या स्पीड होगी, और आपको रेशियो भी निकालना है काइनेटिक एनर्जी KB/KC,
इस बी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे। आपको ये भी बताना है कि जो नेचर है ट्रेजेक्टरी का इस बॉब का, वो सी पे पहुंच के क्या होगा। तो इस पूरे एग्जाम्पल में दो एक्सटर्नल फोर्सेस काम कर रहे हैं बॉडी पे। एक तो स्ट्रिंग का टेंशन है और एक दूसरा जो है वो ग्रेविटी तो खैर लगी रही है। अब जो टेंशन की बात आप कर रहे हैं वो कोई काम नहीं कर रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बॉब का वो हमेशा नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है स्ट्रिंग की। जो पोटेंशियल एनर्जी है इस बॉब की वो वाकई में ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ एसोसिएटेड है। तो जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी हम ई अगर ले लें सिस्टम की, वो कंजर्व रह रही है। तो हम पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की इसको अगर हम जीरो माने इस पॉइंट पे यहां पर, तो ए पॉइंट पे क्या होगा, इस जगह पे एनर्जी इसके पास क्योंकि अभी मूवमेंट के कारण हो रही है तो हाफ एम वी जीरो स्क्वायर हो गया। ये इसको वी जीरो वेलोसिटी है तो एनर्जी इस पॉइंट पे हाफ एम वी जीरो स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक टेंशन है टी ए, एम जी नीचे है तो टी ए माइनस एम जी होगा एम इंटू वी स्क्वायर बाय एल। ये हम जानते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ से। एम इंटू ए कर दीजिए। अब ये बेसिकली एम इंटू ए फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है वी स्क्वायर बाय आर सर्कुलर मोशन के लिए, तो एम वी स्क्वायर बाय आर। तो टी ए ऊपर की तरफ, नीचे एम जी, टी ए माइनस एम जी ही फाइनल जो है एम वी स्क्वायर वी जीरो स्क्वायर बाय एल के बराबर होगा। इसमें टी ए टेंशन है स्ट्रिंग ए पर इस जगह पे, और जो सी है इस पॉइंट पर अगर हम गए तो जो धागा है वो स्लैक हो जाएगा, थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाएगा, क्योंकि जो टीसी है इस जगह पे वो टेंशन टीसी जो टेंशन लग रहा है वो जीरो हो जाएगा, तभी तो स्लैक हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये बिल्कुल यहां से कहीं से स्ट्रेच होता तो आपको टेंशन टीसी जीरो नहीं मिलता, लेकिन क्योंकि इस जगह पे यहां तक है सेमी सर्कल में पहुंच गया, उसके बाद धागा जो है वो सिकुड़ जाएगा और ये चीज वापस दोबारा आएगी। तो सी पॉइंट पे क्या होगा, सी पॉइंट पे हमारे पास एक तो अगर मान लीजिए वीसी वेलोसिटी है इसकी इस जगह पे, तो हाफ एम वी स्क्वायर, और अब ये आपका लेंथ एल है, ये भी लेंथ एल है, तो लेंथ मतलब टोटल हाइट कितनी हो गई, एल प्लस एस एल टू एल, यानी कि एच इसका टू एल हो गया। तो हाफ एम वी स्क्वायर तो खैर इसकी वेलोसिटी हमने माना, और टू एम इंटू जी इंटू एच करना है, एच टू एल है तो टू एम जी एल इसका पोटेंशियल एनर्जी हो गई। तो सी पॉइंट पे एक एनर्जी टोटल कितनी हुई, हाफ एम वी सी स्क्वायर जो सी पे वेलोसिटी है प्लस टू एम जी एल। अब हम जानते हैं कि इस पॉइंट पे क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ लगाना है, टीसी तो जीरो हो गया, एम जी किसके बराबर होगा, एम जी होगा क्योंकि यहां पर भी सर्कुलर मोशन है तो एम इंटू ए क्या होगा वी स्क्वायर बाय एल, वी स्क्वायर बाय एल, यहां पर वी क्या हो वी सी, तो एम जी हो जाएगा एम वी सी स्क्वायर के एल के बराबर, मतलब जी हो जाएगा वी सी स्क्वायर एल के बराबर। अब इसको इसमें रखेंगे तो आप देखेंगे एनर्जी आपके पास आएगा 5/2 mg। अब ये जो एनर्जी है इसको हम इक्वेट करेंगे ए के साथ, जहां जो पोजीशन ए के साथ यहां पर, तो हम 5 mgl को इसको इक्वेट करेंगे इस हाफ एम वी जीरो स्क्वायर के साथ। जब इसको इक्वेट करेंगे तो वी जीरो क्या आएगा, √5gl, एम कट जाएगा, बाकी रीअरेंज करेंगे तो √5gl आ गया। ये आपकी वी जीरो की एक्सप्रेशन हो गया। अब यहां से क्लियर है इस इक्वेशन से कि वीसी कितना आ रहा है, जरा एम को काट दीजिए, एल को ऊपर ले जाइए, अंडर रूट कर दीजिए, तो वीसी आपका आ गया √gl के बराबर। अब बी पॉइंट पे एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी बी स्क्वायर, वी बी यहां पर मान लीजिए इसकी वेलोसिटी है और लेंथ एल है, तो इस जगह पे जो एम जी एच होगा, हाइट यहां पर एल है क्योंकि ये कितना एल चला, यहां से यहां तक एल चला है, हाइट इसकी यहां से यहां तक एल है, तो हाफ एम वी बी स्क्वायर प्लस एम जी एल। अब इसको हम एनर्जी जो हमारी आई है उसको हम ए के साथ इक्वेट कर सकते हैं या सी के साथ इक्वेट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम इस जो वी जीरो ये जो हमारा आया है वी जीरो स्क्वायर वो 5gl के बराबर है, हम क्यों ना इसको इक्वेट कर दें एनर्जी को इसके साथ, एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू दिस वन, तो हमने इक्वेट कर दिया क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो आप देखेंगे जब इसको हम वी जीरो स्क्वायर की जगह हम ये 5gl रख देंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा 5/2 mgl। जब हम v भी निकालेंगे तो √3gl। अब हमारे पास kb आ गया, kc आ गया, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, हमारे पास 3:1 आ जाएगा। ये हमारा रेशियो है काइनेटिक एनर्जी का। तो पॉइंट सी पे क्योंकि धागा थोड़ा सा सिकुड़ गया है, जो वेलोसिटी है बॉब की वो हॉरिजॉन्टल है,
और लेफ्ट की तरफ है। जो कनेक्टिंग स्ट्रिंग है अगर इस जगह पे काट दी जाए तो ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन बनाएगी और क्लिफ के अगेंस्ट जाके ये गिरेगी। अदरवाइज अगर ये नहीं हो रहा होता तो फिर ये सर्कुलर पाथ पे जाती और बाकायदा एक कंप्लीट एवोल्यूशन पूरा कर लेती, स्लैकनेस नहीं होती। तो ये एक और पार्ट हुआ वर्क, एनर्जी और पावर का, और भी बाकी है अभी। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।